नमस्कार, न्यूज़ हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड प्रदूषण बोर्ड ने बिना अनुमति के चल रहे मसूरी के 50 होटलों को नए नोटिस जारी किए हैं और पर्यावरण उल्लंघन के लिए उन पर कुछ लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। ये कदम राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के निर्देश के बाद उठाया गया, जिसमें पूर्व में लगाए गए जुर्माने का पुनर्मूल्यांकन करने तथा उल्लंघन की तिथि से जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया था। इसमें वो होटल शामिल हैं जिनमें दिसंबर 2019 से पहले या उसके बाद परिचालन शुरू किया गया था, लेकिन यूपीसीबी की अनुमति नहीं ली गई थी। वहाँ अन्य 15 होटल जिन्होंने पहले संचालन के लिए सहमति प्राप्त की थी पर अपनी अनुमति का नवीनीकरण न कराने के लिए जुर्माना लगाया गया। जी हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे मसूरी में काफ़ी होटलियर्स को, लगभग 50 होटलियर्स को कुछ पेनल्टी एनजीटी के आदेश द्वारा पीसीबी ने जो है इम्पोज की है और काफ़ी बड़ी मात्रा में पेनल्टी लगाई गई है। पीसीबी ने लास्ट ईयर कुछ नोटिस इशू किए थे, उसमें कंप्लायंस की बात कही गई थी कि आपके पास अगर पीसीबी कंसेंट टू ऑपरेट नहीं है तो आप समय से उसको कंसेंट को ले लें। अगर कंसेंट आपकी एक्सपायर हो गई है तो उसको समय रहते रिन्यूअल करा लें। काफ़ी होटलियर्स हैं जो उसमें देखा गया है, नोटिस जो आए हैं इसमें वो मेंबर्स हैं जिन्होंने या तो कंसेंट टू ऑपरेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ली ही नहीं, और या वो होटलियर्स हैं जिन्होंने पूर्व में ली थी उसके पश्चात रिन्यूअल नहीं कराई गई। बाकी हम लगभग 10-12 मेंबर्स को नोटिस प्राप्त हो गए हैं। हम नोटिस को स्टडी कर रहे हैं और विधिक राय लेकर के हम आगे देखेंगे इसमें किस रूप से हम अपने मेंबरान की मदद कर सकें। देखिए, पेनल्टी लगभग 1 लाख भी है, 4 भी है, 11 भी है, 17 भी है, 27 भी है और कुछ एक को तो एक प्रॉपर्टी है जिसको कि 53 लाख भी लगी है। कुल मिलाकर के ऐसा पता लग रहा है कि 8 करोड़ करीब की इन्होंने पेनल्टी इम्पोज की है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इतनी बड़ी पेनल्टी जो लगी है, ये मसूरी के होटलियर्स जिनकी की एक सीमित आय है कैसे दे पाएंगे, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान मसूरी। छत्तीसगढ़ के मंत्री रामविचार नेताम की गाड़ी करवदा से लौटते समय सिमगा और बेमेतरा के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मंत्री के हाथ और उनके पैर में मामूली चोटें आई है। कार में उनके साथ मौजूद उनके पीएसओ और एक अन्य सदस्य को भी चोट आई है। फिलहाल मंत्री नेताम के रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में इलाज चल रहा है। मंत्री रामविचार नेताम की दुर्घटना के बाद उनसे मिलने पहुंचे भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि वो खतरे से बाहर हैं और 24 घंटे बाद उनकी फिर से जांच की जाएगी। मैंने उनका अभिवादन किया, वो सब कुछ ठीक है। आउट ऑफ डेंजर है और 24 घंटे बाद फिर चेक होगी। मेरी नमस्कार चमत्कार हुई, बात हुई। दुर्घटना के बाद मंत्री की स्वास्थ्य स्थिति पर डॉक्टर एसएन मंदरिया ने बताया कि अब उनकी स्थिति स्थिर है और उन्हें आईसीयू में ही रहना होगा। उनकी रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क में चोट लगी है। है वो अभी अंदर इन्वेस्टिगेशन है, आईसीयू में रखेंगे और देखते हैं 72 घंटे 24 घंटे 72 घंटे बाद ही पता चलता है। उनको स्पाइनल कार्ड की इंजरी है, ब्रेन इंजरी है, वो भी अभी स्टेबल है, लेकिन क्रिटिकल है। बहुत अभी बताए ना, ठीक है, वो अभी स्टेबल है, आईसीयू में रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान छत्तीसगढ़। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्य ने शिवपुरी टीडी गढ़वाल पहुंचकर राज्य स्तरीय साहसिक परीक्षण केंद्र का पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। मंत्री रेखा आर्य ने अपने संबोधन में कहा कि राफ्टिंग उत्साही खेल है और आज ये केंद्र राफ्टिंग करने वाले प्रशिक्षुओं को समर्पित करते हैं और उम्मीद जताते हैं कि आगामी राष्ट्रीय खेलों में यहाँ परीक्षण ले रहे उत्तराखंड के प्रशिक्षुओं के लिए उपयोगी होगा और हमारा प्रदेश राफ्टिंग में अच्छा प्रदर्शन कर पदक जीतेगा। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि ऐतिहासिक कार्यक्रम है और खासकर प्रशिक्षु में हमारी बेटियों की संख्या ज्यादा है और उनकी संख्या ज्यादा देखकर बेहद आनंद हुआ। ये दर्शाता है कि हमारी सरकार में बेटियां सशक्त बन रही हैं। अब समय बदल गया है और अब लोग मनोरंजन के बजाय करियर के रूप में खेल क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और ये सब संभव हो पाया हमारी सरकार के प्रयासों से और सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिए किए जा रहे विकास कार्यों से। पहला था ये थर्ड फ्लोर थर्ड लेट्स गो फॉरवर्ड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ भी बचाना है इसको। स्टॉप, सीधा कर। बैक मार दे मोरा साहब, बैक मार दे पूरा। ओके स्टॉप। गाड़ी बोल देंगे भैया की हिप 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 हिप। ओके स्टॉप टीम, रिलैक्स। स्टॉप। कैसा लगा राफ्टिंग टीम? गड़ी बोल देंगे मैया की। तो ये पहला रैपिड आपका ब्लैक मनी के नाम से रैपिड जाना जाता है। तो अभी मैम कुछ बोलेंगे, आप कैसे लग रहा है अभी आपको? मुझे बहुत ही शानदार लग रहा है और युवा कल्याण विभाग को बहुत शुभकामनाएं हैं। इतनी अच्छी राफ्टिंग जो है पहले जीवन में कभी नहीं करी, जो आज ये एक्सपीरियंस हुआ है। सर आप कुछ बोलेंगे इधर से? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान ऋषिकेश। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण के विकास कार्यों की प्रगति के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। मंत्री ने नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। मंत्री ने कहा कि आवास विकास विभाग द्वारा 2 प्रकार के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसमें आवास भवनों हेतु 15 दिन तथा व्यावसायिक भवनों के नक्शों को 1 माह के अंदर स्वीकृति प्रदान की जाती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नक्शों पर एक ही बार में आपत्तियां लगाई जाएं तथा उपभोक्ताओं को किसी भी तरह से अनावश्यक परेशान न किया जाए। देखिए, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल की आज मेरे द्वारा बैठक ली गई और इसमें हम लोग वहाँ जनता को क्या सुविधाएं हम दे रहे हैं, क्या किस प्रकार से हम लोग हमारा राजस्व प्राप्ति का है, ये सारी बातचीत मेरे द्वारा की गई, जिसमें जो हमारे वहाँ पे आवासीय और कॉमर्शियल 2 प्रकार के नक्शे हम लोग पास करते हैं। तो मेरे द्वारा वहाँ पे निर्देशित किया गया कि जो आवासीय नक्शे होंगे वो 15 दिन में हम पास करेंगे और जो हमारे कॉमर्शियल नक्शे वो 1 महीने में हम पास करेंगे। साथ में एक बार हम क्वेरी लगाएंगे, बार-बार क्वेरी नहीं लगाएंगे ताकि जनता को उसमें परेशानी ना हो। साथ में जहां एनओसीज की बात आती है तो एक समस्या ये भी आ रही है कि एनओसी कई विभागों से लेने की जब बात आती है तो वो जो समय अवधि हम दे रहे हैं उसमें वो लगता है कि अपर्याप्त है। तो उसके बारे में संबंधित विभागों से हम लोग बातचीत करेंगे ताकि जनता को उसमें सहूलियत दे सके। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो जनता को इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग 17 करोड़ की लागत से अनेकों सड़कें हैं, छोटे छोटे और काम है वो हमारे द्वारा वहाँ किए जा रहे हैं, यानी विकास प्राधिकरण के द्वारा किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ हल्द्वानी में लगभग 22 पार्क को हम लोग उसको जीर्णोद्धार उनका कर रहे हैं। इसमें पहले फेज में 8 पार्कों का जीर्णोद्धार हम वहाँ कर रहे हैं, उसकी डीपीआर मंगवाई जा रही है। ऐसी वहाँ पार्किंग लगभग 12 पार्किंग है जिनपे हमारे द्वारा या तो वहाँ काम शुरू कर दिया गया है, उसका पूरा हो गया, शेष पे हम लोग उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पार्किंग बना दें। जैसे हमारे यहाँ हल्द्वानी में ठंडी सड़क की 4 करोड़ 13 लाख से हमारे द्वारा वहाँ पार्किंग बनाई गई है। गर्म पानी में 70 जो हमारी कैपेसिटी की थी वहाँ एक रेस्टोरेंट भी बनाया, 2 करोड़ 51 लाख की वहाँ पे पार्किंग हमारी कंप्लीट होगी। सिंधी चौक है जहाँ पे 22 लाख रुपए से हमारे द्वारा पार्किंग बनाई गई, जिसमें 26 वाहनों की पार्किंग होनी है। कलेक्ट्रेट नैनीताल में 192 कैपेसिटी की वहाँ पार्किंग बना के हमने तैयार की है, लगभग 12 करोड़ 69 लाख रुपए की। ऐसी हमारे यहाँ 7 ताल में 70 कैपेसिटी, 20 वहाँ दुकानें, लगभग 2 करोड़ की लागत से। और इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो पुरानी तहसील है रामनगर में, वहां पे भी हम लोग बना रहे हैं, लेकिन अभी ये बनाने की स्थिति में है, उसमें कुछ हमारे यहाँ क्रियाएं होनी है, उसके बाद हम इसको करेंगे। इसी प्रकार से अन्य पार्किंग के बारे में भी हम लोग डीपीआर तैयार करके वहां पे पार्किंग की सुविधाएं देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि नैनीताल में टूरिस्ट बहुत आता है, पार्किंग की समस्या हमेशा वहां बनी रहती है, तो ये हमारा प्राधिकरण उसके लिए काम कर रहा है। ऐसी हमारी इच्छा है कि वहां हल्द्वानी में हम लोग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए। उसके लिए हम लोगों ने
अनुरोध किया है कोई व्यक्ति अपनी जमीन दे या बेचे ताकि हम वहाँ कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बना सकें, मतलब हमारे जिला विकास प्राधिकरण के माध्यम से फिर लोगों को उसकी सुविधा दे सकें। यानी कुल मिला के जिला विकास प्राधिकरण नैनीताल में हमारा चाहे रामनगर हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे भीमताल हो या नैनीताल हो, उसमें नियोजित विकास हो, वहाँ पे नक्शे सब लोग पास कराएं। जहाँ पे हमारी अपनी जमीन या जो अन्य क्षेत्र भी हैं उनके लिए भी हम प्रयास करेंगे, वहाँ भी हमारा इस विकास प्राधिकरण के माध्यम से नियोजित वहाँ का भी विकास हो, तो आने वाले टाइम पे उससे लोगों को दिक्कतें ना हो। क्योंकि विकास प्राधिकरणों का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे संबंधित क्षेत्र में नियोजित विकास हो सके, लोगों को आने वाले वर्षों तक कोई बड़ी परेशानी ना हो, ये हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज जिस प्रकार से जिला विकास प्राधिकरण की बैठक हुई है उसमें हमारे कुछ नए जेईज भी आए थे। वो नए जेईज अभी आप जानते हैं कि 138 लोगों को हमें अभी ज्वाइनिंग करा था, जिसमें हमारे यहाँ इस जिला विकास प्राधिकरण में भी इनकी ज्वाइनिंग हुई है। कुल मिला के अब जो समस्या हमारे जेईज की तो वो तो खत्म हुई है, लेकिन काम तेजी से बढ़ेगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, देहरादून। यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर दिया बयान, हिंदुओं को दिया साथ आने का न्योता। कहा कि मौलाना तौकीर रजा की कातिलों की फौज के सामने अपना सर कटवाने के लिए खड़ा होना है। देखिए क्या कुछ कहा। तौकीर रजा की कल की जो धरने की परमिशन है वो दिल्ली पुलिस ने कैंसिल कर दी है। मैं दिल्ली पुलिस को उनके इस अच्छे कदम के लिए साधुवाद देता हूं, लेकिन तौकीर रजा ने धमकी दी है कि उसकी कॉन्फ्रेंस हर हालत में होकर रहेगी। तौकीर रजा की कॉन्फ्रेंस अगर हर हालत में होकर रहेगी तो हमारा हनुमान चालीसा का पाठ भी उसके सामने हर हालत में होकर रहेगा। तौकीर रजा के चेले मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अगर तुमने कमलेश तिवारी जी का कत्ल नहीं करवाया होता तो मैं मोहम्मद की सच्चाई दुनिया के सामने नहीं लाता। एक कमलेश तिवारी जी का कत्ल करके तुमने नरसिंहानंद जैसे हजारों पैदा कर दिए। एक नरसिंहानंद का कत्ल करोगे, लाखों नरसिंहानंद पैदा होने वाले हैं। और हम किसी भी हालत में सच बोलने से रुकेंगे नहीं। हाँ, झूठ बोल रहे हो तो हमारी गलती है, हमें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हम केवल सच बोलते हैं। और मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं, कल हमारा हनुमान चालीसा बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। अगर तौकीर रजा और उसके चेले मेरा कत्ल भी करते हैं तो आपको कुछ नहीं बोलना है मेरे साथियों, मेरे भाइयों। आपको केवल देखते रहना है और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। कल हमारा बिल्कुल संयम की, धैर्य की परीक्षा होने वाली है। हम हिंदुओं को ये दिखाना है कि हम अपने धर्म के सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए इन जिहादियों के सामने डरेंगे नहीं और ना ही भागेंगे। और ये हमें डरा नहीं सकते, जैसे तौकीर रजा कह रहा था। पुलिस वाले हमारे मित्र हैं, हमारे अपने हैं, हमें उनसे लड़ना नहीं है। हाँ, चाहे वे किसी लालचवश या डर के वश हम पर जो अत्याचार करते हैं वो कोई बात नहीं, उन्हें करने देना। अगर कल पुलिस वाले हमें मारते भी हैं, पीटते भी हैं, गाली भी देते हैं, तब भी आपको हिंदुओं संयम बना के रहना है। बस मेरे साथ खड़े रहना है और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। कल का दिन इतिहास में अमर होगा। इन जिहादियों को ये पता चलना चाहिए कि ये हमारी रूह को कपा नहीं सकते, बस कत्ल कर सकते हैं। तो कोई चिंता की बात नहीं है, ये कातिलों की फौज है और हम निडर होकर, बेखौफ होकर इन कातिलों की फौज के सामने खड़े हुए हैं। तौकीर रजा, कल मिलते हैं। जहां आप अपनी कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम वहीं आपके सामने हनुमान चालीसा करेंगे। और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, हम बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना कार्यक्रम करेंगे। आपसे अनुरोध है, हमारे लड़कों को अनावश्यक रूप से पिटवाइएगा मत, क्योंकि हमने देखा है जहां हिंदुओं की बात आती है ये पुलिस की लाठियां अपने आप ही चार्ज होने लगती हैं, अपने आप ही हिंदुओं को पीटने लगती हैं। तो मैं सरकार से, मैं योगी जी के भी चरणों में निवेदन करना चाहता हूं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के भी चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, कृपा करके कल के दिन पुलिस अफसरों पर जरा लगाम लगा कर रखिए और हमारे लड़कों को बख्श दीजिए।
अनावश्यक रूप से हमारी पिटाई मत करिए, लाठीचार्ज मत करवाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ वन हिंदुस्तान हरिद्वार। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए खबरों में, देखते रहिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।